हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में बात करूंगा एक मिड कैप आईटी कंपनी के बारे में जिसका नाम है न्यूजन टेक्नोलॉजीज। तो न्यूजन के साथ मेरी पर्सनली जो है लाइफ की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी अटैच्ड है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताऊं। आपका जो है 30-40 सेकंड लूंगा। दरअसल हुआ क्या कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो फाइनल ईयर में मेरे कॉलेज में न्यूजन टेक्नोलॉजीज करके ये जो कंपनी है जिसे मैं आज एनालाइज कर रहा हूँ, ये जो है इंटरव्यूज लेने आई, हायरिंग करने आई। और ऑन द सेम डे जो है एक कंपनी और आई जिसका नाम था इंडियन ऑयल, आईओसीएल। तो आईओसीएल जो है सिर्फ ब्रांच के 5 टॉपर्स को जो है हायर कर रही थी। और जो मेरी वाइफ है वो, अभी जो मेरी वाइफ है वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी उस समय। वो जो है शी वॉज अ टॉपर और वो उसका इंटरव्यू दे रही थी इंडियन ऑयल का। और मैं जो है टॉप 5 में नहीं आता था, तो मैं जो है न्यूजन का इंटरव्यू दे रहा था। और न्यूजन और आईओसीएल का जो पैकेज था उसमें लगभग 3 टाइम्स का डिफरेंस था। और उस दिन हुआ क्या कि मैंने जब न्यूजन का इंटरव्यू दिया तो एक्चुअली में मैं वो इंटरव्यू पास नहीं कर पाया और मैं उस इंटरव्यू में फेल हो गया। और जो मेरी वाइफ है वो आईओसी में उस दिन सिलेक्ट हो गई। और मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा जो है ऐसा हो गया था कि यार मैं हंसूं या फिर रोऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर जो भी है अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसके बाद जो है अगली कंपनी, जो सेकंड कंपनी आई वो थी एडोबी सिस्टम्स, और उसमें जो है मेरा सिलेक्शन हो गया था। ये बताने का जो रीज़न था वो ये था कि काफ़ी बार ऐसा होता है लाइफ में कि लाइफ आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें करती है कि आपको लगता है कि आप जो डिज़र्व करते हैं आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आप जो है निराश महसूस करते हैं। लेकिन दरअसल लाइफ आपके साथ अच्छा ही कर रही होती है और आपको आगे जाके समझ में आता है कि जो है जो जो भी आपके साथ हुआ वो क्यों हुआ, उसका क्या रीजंस था। तो चलिए, अब मैंने स्टोरी बता दी, अब कंपनी को एनालाइज करते हैं। तो अब इस कंपनी को एनालाइज करने से पहले इस कंपनी को हम कैटेगराइज कर लेते हैं। तो हमेशा जो है आप कभी भी कोई कंपनी को एनालाइज करें तो सबसे पहले जो है उसके फाइनेंशियल्स देख के, उसकी थोड़ी बहुत जो है उसकी हिस्ट्री देख के आप ये समझ लीजिए कि वो किस तरीके की कंपनी है। क्या वो एक सिक्लिकल कंपनी है या नॉन सिक्लिकल कंपनी है, हाई ग्रोथ कंपनी है, मीडियम ग्रोथ कंपनी है या फास्ट ग्रोथ कंपनी है। इससे जो है आपका एग्जिट जो है डिसाइड होता है। तो ये जो कंपनी है ये एक मीडियम ग्रोथ कंपनी है, 15% के आसपास जो है ग्रो करती आई है। हिस्टोरिकली एक्चुअली 20% के आसपास ग्रो करती आई है। रिसेंटली जो है ग्रोथ लास्ट 2-3 सालों में थोड़ी स्लो डाउन हुई है। और अब जो है कंपनी गाइड कर रही है कि अब वो दोबारा से अपनी फास्ट ग्रोथ के ट्रैक पे आ सकती है। 20% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है इस साल। एक मिड कैप आईटी कंपनी है। अब आईटी कंपनीज की स्पेशलिटी क्या होती है कि आईटी कंपनीज जो है बहुत ज़्यादा केपेक्स इन्वॉल्व नहीं करती हैं, इसीलिए ज़्यादातर आईटी कंपनीज पे डेट वगैरह नहीं होता है। तो इस तरीके की कंपनीज जो हैं जनरली आप अपने पोर्टफोलियो में एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है रख सकते हैं। और इस तरीके की कंपनीज में, खासकर आईटी कंपनीज में जो है लॉन्जेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। एक अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ये भी कैटेगराइज करें कि ये जो सेक्टर है क्या ये हेडविंड में चल रहा है या टेलविंड में चल रहा है। तो मोस्टली ये जो आईटी सेक्टर है ये एक्चुअली टेलविंड में चल रहा है, क्योंकि जो है ज़्यादातर कंपनीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हैं। आईटी का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। पैंडेमिक ने जो है जो काम आने वाले 5 से 6 सालों में होना था वो काम अब अगले 2-3 सालों में होगा। ज़्यादातर कंपनीज जो है अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है क्लाउड पे माइग्रेट कर रही हैं। तो एक अच्छा जो है टेलविंड चल रहा है ओवरऑल इस सेक्टर में। लेकिन साथ साथ एक थोड़ी बहुत हेडविंड्स भी चल रही हैं। वो शॉर्ट टर्म हेडविंड है। तो लॉन्ग टर्म टेलविंड है लेकिन शॉर्ट टर्म हेडविंड्स हैं। शॉर्ट टर्म हेडविंड्स की बात करूं तो जो है अगर आप अभी बात करेंगे तो आईटी सेक्टर में जो सैलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है ज़्यादातर कंपनीज पे। और एट्रिशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। काफ़ी लोग जो है जॉब्स वगैरह स्विच कर रहे हैं, क्योंकि पैंडमिक में क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा इंक्रीज करी, उतनी ज़्यादा स्किल्ड लोग नहीं थे खासकर क्लाउड डोमेन में। इस वजह से जो है सैलरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये तो थी कंपनी की कैटेगराइजेशन। अब आपको कंपनी की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। ये जो कंपनी है न्यूजन, ये 2 लोगों ने मिलकर बनाई थी जिनका नाम था दिवाकर निगम और टी.एस. वरादरजन। तो ये इससे पहले भी कंपनी से एसोसिएटेड थे। एक कंपनी और फाउंड कर चुके थे जिसका नाम था सॉफ्टेक, और उसमें जो है 12 साल तक जो है साथ में उस कंपनी को जो है ग्रो कर चुके थे। अब जो है ये दोनों एक ही कॉलेज से जो है पढ़े हुए थे, आईआईटी मद्रास से पढ़े हुए हैं दोनों लोग, और दोनों ने मास्टर्स करी है। तो ये तो था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कंपनी के बारे में। अब किसी भी बिजनेस को समझने के लिए, किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए उसके बिजनेस को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
अब ये तो हमें समझ में आता है कि ये एक आईटी कंपनी है, लेकिन आईटी कंपनीज भी कई तरीके की होती हैं। कुछ प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं, कुछ सर्विस बेस्ड होती हैं, कुछ फास्ट ग्रोइंग होती हैं, कुछ क्लाउड पे होती हैं, कुछ जो है लेगेसी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही होती हैं। तो एक्चुअली में किस तरीके की कंपनी है, और हर तरीके की आईटी कंपनीज के लिए जो है हमें अलग तरीके की जो है टेलविंड्स चल रही हैं, अलग तरीके की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी है ये एक्चुअली में एक सोल्यूशन या फिर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कह सकते हैं। इनके जो है मेनली 2-3 प्रोडक्ट्स मेन हैं। वैसे तो इनके जो है बहुत सारे जो है प्रोडक्ट्स हैं जो कि ये लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू की बात करूं तो वो 2 से 3 प्रोडक्ट से ही आता है, जिनका नाम है ओमनी डॉक्स, ओमनी फ्लो IBPS और ओमनी OMS। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मोस्टली बैंकिंग या BFSI सेक्टर को जो है केटर करते हैं। आगे चल के आपको जो है किस किस सेक्टर से कितना रेवेन्यू आता है वो सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले जो है इस कंपनी का बिजनेस जो है वो थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक रेगुलर TCS या इन्फोसिस टाइप की कंपनी नहीं है, ये एक सर्विस ओरिएंटेड कंपनी नहीं है। अब सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज में होता क्या है कि उनको आप एक L&T टाइप या फिर एक डेवलपर टाइप समझ सकते हैं, जो कि जिन्हें जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो 1-2 साल तक चलते हैं और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं। वो एक रेकरिंग बिजनेस मॉडल नहीं होता। साथ साथ उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा काम पकड़ेंगे, आप जितना ज़्यादा आपको काम मिलेगा, आपको उतने ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे। वहीं न्यूजन जो है, क्योंकि एक प्रोडक्ट टाइप की कंपनी है, यहाँ पे क्या होता है कि आपने एक बार प्रोडक्ट बना दिया, अपना सोल्यूशन बना दिया, तो जो है आपको एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जो है आपकी सेल बढ़ती है, आपके मार्जिन्स भी बढ़ते हैं, क्योंकि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके कांस्टेंट रहते हैं। तो इस तरीके की कंपनीज जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है, क्योंकि इनमें ऑपरेटिंग लेवरेज जो है काफ़ी पॉजिटिवली प्ले आउट कर सकता है। वहीं जो है अगर आपका प्रोडक्ट अच्छे से नहीं बिक रहा है तो ऑपरेटिंग लेवरेज उतनी ही नेगेटिवली भी आपको इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड है। आपको एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी ही देनी है, आप अपने एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ कम नहीं कर सकते, आपको अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना ही करना है। तो मैंने इनके प्रोडक्ट्स पर्सनली यूज़ तो नहीं करे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग शायद BFSI इंडस्ट्रीज़ में होंगे और मे बी कुछ बैंक्स में होंगे, तो मे बी आप लोगों ने इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं। तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि जो है आपको इनके प्रोडक्ट्स कैसे लगे, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो इनको पढ़ के मुझे समझ में आया, क्या वो जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्या वो प्रोडक्ट एक्चुअली में ऐसे ही हैं या नहीं। तो अब जो इनके तीनों मेन प्रोडक्ट्स हैं, मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको एक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लगे, और तभी जो है हम उस कंपनी को अच्छे से वैल्यू कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे कि उसके बिजनेस में हो क्या रहा है। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है ओमनी डॉक्स। ये जो प्रोडक्ट है ये एक ECM है। ECM का मतलब होता है एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट। तो अगर बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊं तो मे बी आपने अपनी कंपनीज में कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करे होंगे, जैसे क्विप या फिर शेयर पॉइंट, या फिर मे बी आप गूगल डॉक्स तो आपने डेफिनेटली यूज़ करा होगा। तो आप इसे जो है उस तरीके का सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं, लेकिन फॉर एंटरप्राइजेस। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए, उन्हें इंडेक्स करने के लिए, उन्हें कैटेगराइज करने के लिए, उन्हें सर्च करने के लिए, इन सब कामों के लिए यूज़ होता है। और साथ साथ जो है आप इसे जो है इनकी जो बाकी सॉल्यूशंस हैं, जो कि ओमनी IBPS और ओमनी OMS, उनसे जो है ये इंटीग्रेटेड रहता है। तो एक एंड टू एंड एक सिंगल सोल्यूशन की तरह भी ये लोग इस पूरे तीनों सॉफ्टवेयर्स को बेचते हैं। तो एट अ हाई लेवल ये जो है समझिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप बहुत ज़्यादा फिजिकल फॉर्म्स में डील करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके डेटा को इंजेस्ट करने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। तो डेटा इंजेक्शन का मतलब है जैसे फिजिकल फॉर्म्स को स्कैन करके उनकी स्कैनिंग में हेल्प करने के लिए, उन्हें जो है और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, उनका OCR करने के लिए, OCR यानी कि ऑप्टिकल, यानी कि जो फॉर्म है उसे रीड करने के लिए, अब उसका जो कंटेंट है उसे इंडेक्स करने के लिए, यानी कि कल को अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट सर्च करने हैं, जैसे कि उस फॉर्म में एक्चुअली में क्या लिखा है, आप किसी का पर्टिकुलर बंदे का फॉर्म देखना चाहते हैं, उसे ऑटोमेटिकली क्लासिफाई करने के लिए मे बी आप दसियों टाइप के फॉर्म्स जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं, फॉर्म के स्ट्रक्चर को देख के वो उसे क्लासिफाई कर लेगा, उसे स्टोर करेगा और उसे जो है राइट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में स्टोर करेगा। मे बी आप उसे जो है कोलैबोरेट करके शेयर करना चाहते हैं, उसे एडिट करना चाहते हैं, तो गूगल डॉक्स की तरह उसे हायरार्की में स्टोर करेगा। और साथ साथ जो है आपको उसकी बिजनेस की एनालिटिक्स देगा। मे बी उसके जो कंटेंट है उसको इंडेक्स करके आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप की एनालिटिक्स चाहिए कि
कौन से टाइप के कितने फॉर्म्स आ रहे हैं, कितने लोगों ने उस फॉर्म में क्या फील्ड भरी, इस तरीके का कुछ कुछ काम। तो एट अ हाई लेवल इस तरीके का जो है ये एक सोल्यूशन है। अब दूसरा जो सोल्यूशन आता है वो है लो कोड बेस ऑटोमेशन, जो कि है एक बीपीएम सॉफ्टवेयर। अब बीपीएम का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो अब आपने फॉर्म्स इंजेस्ट तो कर लिए, उन्हें स्टोर कर लिया, उन्हें आर्काइव कर लिया। अब आपको उन फॉर्म्स को, मे बी आपके जो है पूरे बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, राइट। तो लेट्स से कि कोई कस्टमर की कोई रिक्वेस्ट आई है, वो एक फाइल समझिए, एक फाइल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट, ऐसे जो है ट्रांजिशन होके जाती है। कुछ लोग अप्रूव करते हैं, कुछ लोग उसे वापस भेजते हैं। तो एट हाई लेवल कुछ प्रोसेसेस होते हैं एक बिजनेस को ऑपरेट करने के। अब ये जो है ये एक लो कोड बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। लो कोड का मतलब है, तो ये एक जेनेरिक कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर होती है जिसमें आपको कुछ सॉफ्टवेयर लिखने के लिए कोड नहीं करना पड़ता, आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यानी कि आप अपने बिजनेस के प्रोसेस उसको कॉन्फ़िगर करिए और आपके लिए पर्सनलाइज जो है आपके लिए एक एप्लीकेशन बन जाएगा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है ये क्लाउड पर होगा। अब आप इसमें जो है जैसे कि लेट्स से कि आपके 5 डिपार्टमेंट है, एक एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, XYZ, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आपने वो सब उसमें कॉन्फ़िगर कर दिया और एक फाइल जो है उन डिपार्टमेंट्स में जो है इधर से उधर घूम रही है, और फाइनली जब आप उसे फाइनल अप्रूवल मिलता है तो वो जो है मतलब जो है प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है ये प्रोसेस को डिफाइन करने का सॉफ्टवेयर है, और जितना मुझे समझ में आया। अब इसमें आप ये समझिए कि हो सकता है कि कोई फाइल बहुत ज़्यादा डिले हो रही है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे या एक पर्टिकुलर बंदे पे, तो उसके ऊपर आपको एनालिटिक्स चाहिए, तो वो सब चीज़ें प्रोवाइड करेगी। मे बी जो है कोई फाइल है जो कि बिल्कुल, मे बी जो है आपको ये पता लगाना है कि ऑन एन एवरेज एक फाइल यहाँ से वहाँ कितना टाइम लेती है, या इस तरीके की कुछ कुछ, मतलब मैंने यूज़ नहीं किया है बट इनका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के जो मुझे समझ में आया है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ये जो मेन काम करते हैं, डिस्कवर ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, बॉटलनेक्स, डिलेड एक्टिविटीज, डिमांड स्पाइक्स, फैसिलिटेट रियल टाइम कोलैबोरेशन, और उसके अलावा जो है डिज़ाइन ऑटोमेशन सीक्वेंस फॉर फाइल्स, एक्सेल ऑटोमेशन, इस तरीके का काम जो है ये बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर करते हैं। फाइनल जो स्टेप आता है, एक बार जो है ये सब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो फाइनली जो है आपको कस्टमर को वापस कम्युनिकेट करना है। मे बी अब उसके बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं, मे बी आपको SMS करने हैं, बल्क SMS करने हैं, मे बी आपको ईमेल करना है, मे बी आपको उसके सोशल मीडिया हैंडल पे करना है, या फिर मे बी आपको इंटरनली अपने ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करना है। तो तीसरा जो इनका सॉफ्टवेयर है वो है ओमनी OM। तो अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, तो मैं जो आपको बता रहा था कि लो कोड बेस वाले जो कैटेगरी है, उस पर्टिकुलर जो कैटेगरी में ये लोग compete करते हैं गार्टनर पे। तो गार्टनर, आपने अगर मेरी मैस्टेक की वीडियो देखी होगी या KPIT की वीडियो देखी होगी, वहाँ पर भी मैंने मेंशन किया था। तो गार्टनर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली सॉफ्टवेयर में जो है हर तरीके के सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज करती है और उसमें उन्हें 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती है बेस्ड ऑन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट और कंप्लीटनेस ऑफ विजन। इसके 4 जो है बेसिकली क्वाड्रेंट्स होते हैं, और अपर राइट जो क्वाड्रेंट होता है वो बेस्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें, यानी कि वो लीडर्स हैं। जो बॉटम लेफ्ट जो क्वाड्रेंट होता है वो जो है सबसे ज़्यादा मान लीजिए नेसेंट स्टेज पर हैं। तो इनकी अगर मैं बात करूं तो ये लोग जो है अभी जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, यानी कि बॉटम लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया हुआ है न्यूजन को। तो लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी पिछले साल ही जो है इस पर्टिकुलर गार्टनर में जो है एंटर कर पाए हैं, और अभी तक ये लोग गार्टनर के जो क्वाड्रेंट होते हैं उसमें नहीं थे, और ये एक नई कैटेगरी भी है एक्चुअली। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जो है डिज़ायर करती हैं गार्टनर जो है इसमें एंटर करने के लिए, क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं वो भी काफ़ी, जो बड़े कस्टमर्स होते हैं वो देखते हैं कि गार्टनर में जो है कंपनी की क्या रैंकिंग है बिफोर बाइंग द सॉफ्टवेयर। तो ये एक्चुअली अगर इसमें रैंक कर रहे हैं तो वो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन अगर आप इनका कंपटीशन देखेंगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कम्पीट करते हैं। लीडर्स में अगर मैं बात करूं तो सर्विस नाउ, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, आउट सिस्टम्स, जोहो, इंडिया की जो जोहो है आपने डेफिनेटली सुना होगा इसका नाम, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, आप यहाँ पे उनका नाम देख सकते हैं। तो अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ इनकी कॉन कॉल जो मैंने सुनी थी उसमें जो इन्होंने नाम बताए थे कुछ कंपनीज के जो इनके मेन कॉम्पिटिटर्स हैं वो है APN, पेगा, ओपन टेक्स्ट, ये जो है इनके मेन कॉम्पिटिटर्स हैं, और सर्विस नाउ। तो
तो अगर हम हाई लेवल पे समझे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव जो है ये पर्टिकुलर सेक्टर है। बहुत सारी कंपनीज इस तरीके के सॉफ्टवेयर बना रही हैं। इंटरेस्टिंग ये होगा ये कि कैसे जो है अपने जो है कम्पीट कर पाएंगे काफ़ी सारी कंपनीज के साथ। लेकिन जो ओवरऑल सेक्टर है वो भी एक फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। बहुत ज़्यादा जो कंपनीज है वो इस तरीके के सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू कर रही हैं। जो लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर इंश्योरेंस सेक्टर में या फिर बैंकिंग सेक्टर में जो लोग अभी तक भी जो है फिजिकल उस पर जो है डिपेंड करते थे, टेक्नोलॉजी का कम यूज़ करते थे, वो धीरे धीरे जो है इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। तो अब ये तो समझ में आ गया कि ये लोग बिजनेस क्या करते हैं। अब ये समझते हैं कि ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं, यानी कि जो इनका मेन बिजनेस है उसमें कौन कौन से जो है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। तो मेनली 5 तरीके के सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, लेकिन रेवेन्यू सोर्सेज समझने से पहले जो है थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझते हैं। अब ये लोग करते क्या है, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, इनकी एक मार्केटिंग टीम है, सेल्स टीम है, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट बैंक्स में जो है जाके, डिफरेंट PSUs में जाके जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ अब रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि अपनी सेल टीम के साथ साथ एक चीज़ होती है GSI, यानी कि ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेटर। तो GSI कुछ नहीं है, GSI का मतलब है ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेटर। अब GSI जो है बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि इन्फोसिस हो गई, TCS हो गई, एक्सेंचर हो गई, IBM हो गई, ये जो बड़ी बड़ी कंसल्टेंसीज हैं, तो ये लोग क्या होते हैं कि जो बड़ी कंपनीज हैं, यानी कि जो जिनका जो है बड़ा वॉलेट शेयर होता है, जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है, फॉर्च्यून 2000 कंपनीज हैं, उनमें इन पर्टिकुलर कंपनीज के, इन कंसल्टेंसीज का एक्सेस होता है। और ये जो न्यूजन है, ये क्योंकि एक छोटी कंपनी है, डायरेक्टली उन्हें अप्रोच नहीं कर पाती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही काम करना पसंद करते हैं। और क्योंकि ये काफ़ी छोटी कंपनी है तो इन्हें बड़ी कंपनीज का एक्सेस नहीं मिल पाता है। तो अब इन्होंने रिसेंटली क्या किया है कि ये लोग GSIs का यूज़ कर रहे हैं। तो GSIs यानी कि इन्फोसिस, TCS, इस तरीके की कंपनीज को आप ऐसे समझिए कि ये एक सर्विस देती हैं, उसके बदले में पैसे लेती हैं। अब उस सर्विस में जो है कुछ सामान भी यूज़ होता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर एक कारपेंटर है, राइट, जो कि आपको एक सर्विस दे रहा है, आपके लिए फर्नीचर बना रहा है, लेकिन बीच में जो है उसने फेविकोल भी जो है रिकमेंड किया आपको। अब मे बी जो है वो ऑलरेडी किसी से कमीशन ले रहा होगा जब आपको लेके जाएगा दुकान के पास। तो सेम ही मॉडल है यहाँ पर भी। ये जो GSIs हैं, ये जो है आपको इनको एक कमीशन देना पड़ता है। तो ये जो ओवरऑल मॉडल है, ये थोड़ा सा कम प्रॉफिटेबल होता है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट सेल्स, क्योंकि इन्हें कमीशन देना पड़ता है। और लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका रास्ता जो है इनके लिए खोलता है, और काफ़ी ज़्यादा रिपीट बिजनेस भी जो है इन्हें मिलने की चांसेस रहते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इनके बिजनेस में कि इनका जो बिजनेस है वो मेजॉरिटी बिजनेस वन टाइम नहीं है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। अब ये जितने भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स ये लोग दे रहे हैं वो सब सब्सक्रिप्शन बेस्ड हैं। अभी तक क्या करते थे कि ये इनका जो बिजनेस मॉडल था वो ऐसा था कि प्रोडक्ट बेच दिया और उसके बाद जो है सर्विस दे रहे हैं फॉर द मेंटेनेंस। तो यानी कि प्रोडक्ट विच इज़ अ लमसम अमाउंट, तो जैसे ही आपकी सेल होती थी एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द रेवेन्यू जो है आ जाता था, और उसके बाद जो है आपका जो रेकरिंग रेवेन्यू रहता था वो रहता था जो आपकी सर्विसेज रहती थी, यानी कि मेंटेनेंस का। अब इन्होंने क्या किया है, प्रोडक्ट प्लस मेंटेनेंस को जो है हटा के एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आ गए हैं, यानी कि क्लाउड पे माइग्रेट कर गए हैं, और आप जो है मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अपना जो है जैसे जैसे पर हेड जितने आपके नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उस हिसाब से आप पे कर सकते हैं। ये जो नया मॉडल है इसके फ़ायदे, इसका जो है थोड़ा सा नुकसान ये है कि अभी तक जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है एक लमसम की तरह आ रहा था, वो एक थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकता है इन द करंट ईयर, क्योंकि अब क्या होगा कि जो रेवेन्यू है वो एक साथ ना आके आने वाले कुछ सालों में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है स्टेप रहता है जनरली कंपनीज के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए जो है आपके पैसे जो है रिसीवेबल में अटक गए, या फिर तो क्योंकि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, अब वो सब प्रॉब्लम्स जो है आपकी खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए जो है इनके 5 मेन रेवेन्यू सोर्स हैं। सबसे पहला है सेल ऑफ प्रोडक्ट, जो कि हिस्टोरिकली जो बिजनेस मॉडल था उसमें था कि लमसम अमाउंट जो मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, AMC जिसे बोलते हैं। उसके बाद है SaaS, यानी कि जिसे मैं सब्सक्रिप्शन मॉडल बोल रहा हूँ, यह है क्लाउड फंक्शनैलिटी विद सब्सक्रिप्शन फीस, पे पर यूजर मॉडल। उसके बाद है सपोर्ट, जो कि उसके अलावा भी अगर आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो ये वो है, और इम्प्लीमेंटेशन। तो काफ़ी बार क्या होता है कि आपके कस्टमर्स के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके प्रोडक्ट को उनके प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो उसके लिए ये लोग एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं, और वो है इम्प्लीमेंटेशन फीस। तो अब देख लेते हैं कि जो इनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है इन 5 सेगमेंट का, मेजॉरिटी रेवेन्यू कहाँ से आता है।
तो मेजॉरिटी रेवेन्यू जो है 3-4 सोर्सेज से आता है। सबसे पहला जो है ये है 24.7, लगभग 25% सेल ऑफ लाइसेंस से आता है। अब ये जो आप परसेंटेज देख रहे हैं धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जो है ये लोग मूव कर रहे हैं। तो जो सब्सक्रिप्शन जो सर्विसेज हैं उनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज करेगा। उसके अलावा जो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लगभग 17% के आसपास के हैं, और सपोर्ट जो है वो लगभग 28-29% के आसपास है। तो ये जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है तिजोरी फाइनेंस, और ये जनरली मैं यूज़ करता हूँ अपनी रिसर्च के लिए, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है कि मुझे एनुअल रिपोर्ट में जाके काफ़ी ज़्यादा डिग करना पड़ता है। यहाँ पे एक समराइज्ड एक डैशबोर्ड मिल जाता है मुझे, जो एक बिजनेस की मैट्रिक्स होती हैं। इन्हें आप ऐसी मैट्रिक्स समझ सकते हैं जो कि एक बिजनेस ओनर जो है, क्योंकि हम भी एक इन्वेस्टर्स हैं, वी आर ऑल्सो बिजनेस ओनर्स, वी आर पार्ट ओनर्स इन द बिजनेस। तो एक बिजनेस ओनर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं वो मैट्रिक्स ये लोग कंसाइज वे में जो है यहाँ पे दिखा देते हैं। तो जैसे अगर मैं न्यूजन की बात करूँ तो मेनली 3-4 मैट्रिक्स हैं। सबसे पहली जो मैट्रिक्स आती है वो है जोग्राफिकली कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मेरा रेवेन्यू, जो डिफरेंट रीजन्स हैं वो कैसे ग्रो कर रही हैं, उसके अलावा किस किस सेगमेंट से जो है कितना कितना रेवेन्यू आ रहा है, उसके अलावा जो है प्रोडक्ट वाइज अगर मैं बात करूँ तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे मुझे कंसाइजली नज़र आ जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं लोकेशन वाइज ब्रेकअप की। तो मेजॉरिटी रेवेन्यू जो है 32% जो है इंडिया से आता है, और यूएसए से जो है 28% आता है। अब बाकी इमर्जिंग जो यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका EMEA वहाँ से आता है 29%। तो एशिया, तो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये जो है एक्चुअली अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो ऐसा नहीं था, आप यहाँ पे हिस्टोरिक भी देख सकते हैं। तो ओवर टाइम आपको दिखेगा कि 2018 में जो है कितना रेवेन्यू कहाँ से आता था। तो 2018 में आप देखिए लगभग 35% था इंडिया का शेयर, जो कि गिर के 32% रह गया है। वहीं यूएसए का शेयर अगर आप देखेंगे तो 2018 में 23% था, जो कि अब बढ़ के 28% हो गया है, विच इज़ तो एट अ हाई लेवल हो क्या रहा है कि जो डेवलप्ड मार्केट है उनका जो ओवरऑल रेवेन्यू शेयर है वो बढ़ रहा है, और इंडियन मार्केट का रेवेन्यू शेयर कम हो रहा है। और जो मेन रीज़न है वो ये है क्योंकि इन्होंने एक्चुअली इंडिया से ही अपना बिजनेस शुरू करा था, और फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट में एक्सपैंड करा, उसके बाद यूरोप में, उसके बाद यूएसए में, और अभी जो इनका मेजॉरिटी जो इनका जो एफर्ट है वो यूएस एक्सपेंशन पे है। अब देखिए हो क्या रहा है कि जो ओवरऑल जोग्राफिकल मिक्स है वो चेंज हो रहा है, डेवलप्ड मार्केट से रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जब आप किसी भी कंपनी को एनालाइज करें, तो क्योंकि डेवलप्ड मार्केट का जो सेगमेंट है वो बढ़ रहा है, इंडियन मार्केट का धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आपको जो है ये नज़र आएगा। तो आपको जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपको दिख भी रहा होगा जब आप इनके रेवेन्यूज़ के फिगर देखेंगे। तो अब इंडियन मार्केट में एक प्रॉब्लम और भी है कि काफ़ी ज़्यादा PSUs को ये लोग केटर करते हैं, तो वहाँ पर जो है इनके रिसीवेबल वगैरह काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। वहीं डेवलप्ड मार्केट में ये सब प्रॉब्लम्स भी नहीं है। तो अब समझते हैं कि वर्टिकल्स वाइज ये लोग जो है अच्छे से डाइवर्सिफाइड है या नहीं। तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो इनका आपको दिख रहा होगा कि जो इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो एक्चुअली बैंकिंग और इंश्योरेंस से आ रहा है। तो जो BFSI स्पेस है वो लगभग जो है 55-60% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है इनका। वहीं जो है बाकी जो है अगर देखें तो वो 12% जो है वो PSU से आता है, और हेल्थ केयर से लगभग 12% आता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड जो है इनका रेवेन्यू है मेनली BFSI स्पेस में, और ये मुझे की रिस्क भी नज़र आता है। अब इनके बिजनेस के बारे में 2-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो और डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहला जो बात है वो ये है कि सर्विस कंपनीज की तरह जो है यहाँ पर नहीं है, ये एक प्रोडक्ट कंपनी है। तो इनके जो रेवेन्यू हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा कस्टमर जो है 5 साल, 7 साल, 8 साल तक जो है इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि आप ये समझिए अगर इनका जो प्रोडक्ट है उसमें आपने अपना डेटा डाल दिया, अपनी फाइल्स डाल दी, तो माइग्रेशन भी इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। तो इसलिए जो है काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो एक बार इनका जो है सिस्टम यूज़ करती हैं वो जनरली इतनी आसानी से माइग्रेट नहीं करती हैं, अनलेस उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हो इनका सॉफ्टवेयर यूज़ करने में। तो स्टिकी बिजनेस मॉडल है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी जो है लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो। दूसरा जो एक बात है वो ये है कि इनके लिए सेल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है बैंक्स में जाके, क्रेडिट यूनियंस में जाके, इंश्योरेंस कंपनीज में जाके बात करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं। तो सेल इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवीजन हो जाता है, और अगर इनकी सेल डिवीजन अच्छी नहीं होगी तो ये लोग जो है ज़्यादा अच्छे रेवेन्यू नहीं कमा पाएंगे। तीसरा जो है वो है सेक्टर में टेलविंड चल रही है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये जो आपको
अब सब्सक्रिप्शन मॉडल जो होता है वो बैक एंडेड होता है, यानी कि अभी फ्रंट एंडेड सेल्स होती हैं, अब सब्सक्रिप्शन मॉडल के बाद जो सेल्स हैं वो बैक एंडेड हो जाएंगी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होंगी इक्वली ओवर द ईयर्स। तो ये भी मैं थोड़ा बहुत ब्रीफली डिस्कस कर चुका हूँ। फाइनली ये लोग जो है अब GSIs के साथ, ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेटर्स के साथ वर्क कर रहे हैं, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब कुछ की ग्रोथ जो ड्राइवर्स हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो अपॉर्चुनिटीज़, जैसा मैंने बताया, डेवलप्ड मार्केट एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है। ये लोग अपनी सेल टीम एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ा रहे हैं यूएस में, क्योंकि अब ये लोग बड़े कस्टमर्स को केटर करना चाहते हैं। अभी ये वहाँ पर छोटे कस्टमर्स को ही केटर कर रहे थे, तो ये इनका जो है फ्यूचर का विजन है। उसके अलावा कुछ और ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करूं तो ये लोग नए सेगमेंट्स में भी एंटर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बाकी सेगमेंट्स को बड़ा करने की। हालांकि अभी तक उतनी ज़्यादा अच्छी सक्सेस नहीं मिल पाई है, लेकिन वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर ये लोग अच्छे से ऑपरेट करते हैं तो अब थोड़ी अच्छी बातों की अगर बात करूं तो एक हाई ROC वाली कंपनी है, कंसिस्टेंटली हाई ROC कंपनी है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैक्टर है। डेट जो है हमेशा से कम है, अभी भी कम है। रिसीवेबल डेज पहले थोड़े ज़्यादा हुआ करते थे, जो कि अब थोड़े कम हो गए हैं। उसके अलावा ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और अच्छी ग्रोथ के जो है मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है। कंपनी की मैनेजमेंट को जज करने का एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसकी हिस्ट्री में जाके उसके प्रीवियस गाइडेंस को देखिए और देखिए कि वो एक्चुअली में अचीव कर पाए हैं कि नहीं। तो 2018 की कॉन कॉल में इन्होंने जो है एक्चुअली गाइड किया था कि हम 4 से 5 सालों में यूएस का जो रेवेन्यू है वो 30 to 40% कर लेंगे, जो कि एक्चुअली में ये ऑन ट्रैक नज़र आते हैं। यूएस ऑलरेडी 28% हो गया है, आने वाले 1-2 सालों में ये लगभग 35% तक भी जा सकता है, और उसकी वजह से जो है इनके मार्जिन भी इंप्रूव हो सकते हैं। तो अगर मैं करंट गाइडेंस की बात करूं तो मैनेजमेंट कह रही है कि हम वापस जो 20% हमारा ग्रोथ ट्रैक है उसके ऊपर जा सकते हैं, और साथ साथ जो मार्जिन हैं वो कंपनी कह रही है 19 से 20% के जो है पैट मार्जिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एबिटा मार्जिन 23 से 25% के। अब अभी जो है मार्जिन थोड़े ज़्यादा हाई चल रहे हैं, क्योंकि 2-3 चीज़ें हो रही हैं आईटी इंडस्ट्री में। एक तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उसकी वजह से कुछ कॉस्ट में जो है कुछ कॉस्ट कम हो जाती है। उसके अलावा जो है अभी बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ रहा है, वैसे जो है इन्हें फॉरेन ट्रैवल करना पड़ता था, तो ये पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री में ही हो रहा है। तो इस वजह से जो है कुछ एक्सपेंसेस अभी नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो है हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं वो थोड़े कम हो सकते हैं और अभी आने वाले कुछ समय में। तो अब अच्छी बातें तो बहुत कर ली हैं, कुछ की रिस्क देख लेते हैं। तो हर एक आईटी कंपनी की तरह, क्योंकि फॉरेन में ऑपरेट करती हैं, तो फॉरेन करेंसी रिस्क भी रहता है। उसके अलावा अभी करंटली हाई एट्रिशन का रिस्क है, क्योंकि बहुत लोग जो है जॉब छोड़ रहे हैं, जॉब स्विच कर रहे हैं, पूरी आईटी इंडस्ट्री में ही चल रहा है। उसके अलावा सैलरी हाइक्स देनी पड़ रही हैं, तो वो एक मार्जिन प्रेशर वाली प्रॉब्लम है। उसके अलावा गवर्नमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं, तो वो जो है हाई रिसीवेबल डेज की, वहाँ पर जो है एक रिस्क नज़र आता है। तो ये सब जो है मेन रिस्क नज़र आते हैं, और एक इंपॉर्टेंट रिस्क नज़र आता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, बहुत सारे प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं, हालांकि सारे ही प्रॉफिटेबल हैं। तो ग्रोथ के लिए जो है इन्हें अपने आप को अच्छे से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा। तो ये सब जो है मुझे की रिस्क नज़र आते हैं। कुछ और रेड फ्लैग्स की बात करूं तो प्रमोटर ने अभी रिसेंटली जो है अपना 10% के आसपास की होल्डिंग कम करी है, लगभग 65% से 55% की होल्डिंग रह गई है, तो वो एक काफ़ी बड़ा रेड फ्लैग नज़र आता है। वैल्यूएशन की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो है अभी जंप करी है, तो वैल्यूएशन मुझे अभी रीजनेबल, बहुत ज़्यादा चीप नज़र नहीं आती है, वो एक रेड फ्लैग है। और उसके अलावा जो है पुश वर्सेस पुल मॉडल है की बात करूं तो इन्हें जो है सेल्स पुश करनी पड़ती हैं। अभी जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वहाँ पर एक्चुअली उल्टा होता है कि सेल्स पुश करने की बजाय जो है कंपनीज जो है डिज़ायर करती हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को। तो अभी उस लेवल पे ये लोग नहीं पहुँचे हैं, अभी जो है काफ़ी ज़्यादा नेसेंट स्टेजेस पे हैं इनके प्रोडक्ट्स। हालांकि जो है अच्छी ग्रोथ है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो ये जो है एक स्मॉल फिश है इन अ वेरी लार्ज पॉन्ड। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस कंपनी के साथ ये है कि इसका 60% से भी ज़्यादा जो बिज़नेस है वो एन्युटी बिज़नेस है। तो जो मैंने सब्सक्रिप्शन मॉडल बताया, जो मैंने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बताए, ये सब जो है इनके कंसिस्टेंट रेवेन्यू वाले बिजनेस हैं, यानी कि हर साल इनका रेवेन्यू आता रहता है। तो बेसिकली जो 60% रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंट एनुअल, यानी कि हर साल आने वाला जो रेवेन्यू है वो है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात इस कंपनी के साथ नज़र आती है, और क्योंकि स्टिकी बिजनेस है जैसे मैंने बताया था, तो आपको इस कंपनी में बहुत ज़्यादा सीवियर शार्प जो है डाउन टर्न्स नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि इतनी आसानी से कस्टमर्स छोड़ेंगे नहीं, और हर साल पेमेंट करना है, तो लगभग मानिए 60% जो बिज़नेस है वो तो
फिक्स ही है, वहाँ पर कुछ नहीं होना। जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जो है 40% जो इनका बिजनेस है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ से जो है ग्रोथ डिसाइड होती है। तो अब बिजनेस को समझ के ये तो समझ में आ गया कि कंपनी एक अच्छे सेगमेंट में ऑपरेट करती है, बहुत ज़्यादा डेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, अच्छा जो है फ्री कैश फ्लो जनरेशन हो जाता है। लेकिन अब ये जो है वैल्यूएशन, क्या ये कंपनी अभी जो है रीजनेबल वैल्यूएशन पे है कि खरीदी जा सके फॉर द लॉन्ग टर्म? तो आपने देखा होगा अभी तक मैं हर वीडियो में जो है अपनी एक वैल्यूएशन शीट जो है भरता था, जिससे मैं वैल्यूएशन निकालता था, लेकिन इस बार मैं एक रिवर्स डीसीएफ का जो टूल है तिजोरी फाइनेंस पे वो यूज़ करूँगा, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल टू यूज़ है और आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये एक रिवर्स डीसीएफ टूल है। तो डीसीएफ तो देखिए सबको पता होता है कि डीसीएफ का मतलब ये होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो उसमें हम जो है कैश फ्लो अज्यूम करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि फाइनली जो है स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी और कितना % हमें रिटर्न मिल सकता है। लेकिन वही रिवर्स डीसीएफ में क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये देखिए, इसमें 3 फील्ड्स हैं। जो पहली फील्ड है वो है अर्निंग, यानी कि कंपनी की जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की कितनी अर्निंग है, तो ये तो देखिए ऑलरेडी प्री फिल्ड आ रही है। उसके बाद आता है डिस्काउंट रेट। ये आप मान सकते हैं कि आपको कितने % रिटर्न चाहिए, कितना % रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस, ये वो रेट है। अब कुछ लोग इसे जीडीपी से जो है कोरिलेट करके जो है भरते हैं, लेकिन सिंपल रखने के लिए आपको जितना जो है स्टॉक में रिटर्न चाहिए आप इसमें वो भरिए। उसके बाद आता है 10 ईयर, 20 ईयर और 30 ईयर मल्टीपल। तो ये जो है एबिटा मल्टीपल है, यानी कि कंपनी की जो एबिटा है आज से 10 साल बाद उसे कितना मल्टीपल मिलेगा, ये अजम्पशन है। आज से 20 साल बाद उसे कितना मल्टीपल मिलेगा और 30 साल बाद कितना मल्टीपल मिलेगा। तो फॉर सिंप्लिसिटी सेक मैं मान के चल रहा हूँ कि आज से 10 साल बाद जो है ये पैट का मल्टीपल नहीं है। देखिए जो जनरली पी रेशियो होता है वो पैट के टर्म्स में होता है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, ये एबिटा मल्टीपल है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो है लगभग 20 का एबिटा मल्टीपल होगा आफ्टर 10 ईयर्स, 10 का मल्टीपल होगा आफ्टर 20 ईयर्स और 2 का मल्टीपल होगा आफ्टर 30 ईयर्स। और क्योंकि 30 ईयर्स और 20 ईयर्स का हमें नहीं पता, बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए मैंने उसे जो है थोड़ा कम वैल्यू मानी है। तो ये मुझे आउटपुट दे रहा है जो कि बता रहा है मुझे 15% इम्प्लाइड ग्रोथ रेट ओवर 10 ईयर पीरियड। इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी को हर साल 15% से ग्रो करना पड़ेगा ताकि आपका ये जो मल्टीपल है वो जस्टिफाई हो पाए और आपका जो है 15% जो है आपको रिटर्न मिल पाए। सिमिलरली जो है अगर आपको 20 साल के बाद 10 का मल्टीपल रखना है और आपको 15% हर साल रिटर्न चाहिए, तो आपकी कंपनी को 15% ग्रो करना पड़ेगा फॉर कंटिन्यूसली 20 ईयर्स। तो अब ये देख के जो है आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्या ये जो मैं असम्पशन ले रहा हूँ जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसे 15% की जगह जो है मैं चाहता हूँ कि मैं 20% जो है रिटर्न कमाऊँ अपने शेयर पे, तो ये जो आ रहा है 20% इम्प्लाइड ग्रोथ रेट, यानी कि लगातार 10 सालों तक 20% से अगर ग्रो करता है तो आपको जो है लगभग 20% का जो है रिटर्न मिल सकता है। तो जितना ज़्यादा आप कम डिस्काउंट रेट रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेटर जो है इम्प्लाइड ग्रोथ रेट मिलेगा। तो ये आपको थोड़ा एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग दे देता है इस बात की कि आपकी कंपनी क्या इस रेट से ग्रो कर पाएगी। अगर कर पाएगी तो ये मल्टीपल जो भी करंट प्राइस है वो जस्टिफाइड है, और अगर आपको लगता है नहीं कर पाएगी तो नहीं है जस्टिफाइड। अब वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि हाँ इतनी ही इंट्रिंसिक वैल्यू है, इससे कम हो गया तो स्टॉक सस्ता है, इससे ज़्यादा हो गया तो स्टॉक महंगा है। ये एक आर्ट कह सकते हैं जो कि आपको एक एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकती, लेकिन आपको करना क्या होता है एट अ हाई लेवल ये समझना है कि कंपनी आपके हिसाब से जो है आपके मतलब जो बेसिक अजम्पशंस हैं, यानी कि वर्स्ट के सिनेरियो के हिसाब से भी अगर आप सारे के सारे नंबर्स थोड़े ख़राब भी माने, उस हिसाब से भी अगर आपको एक अच्छा रिटर्न नज़र आता है तो वो एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है कंपनी में एंटर करने की। यहाँ पर मुझे उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं नज़र आती, और अभी पर्सनली मैं बात करूँ तो मैं भी स्टॉक में अभी भी इन्वेस्टेड नहीं हूँ। तो अगर आपको ये तिजोरी फाइनेंस का सब्सक्रिप्शन चाहिए हो तो आप मेरा एक कोड है वो यूज़ करके 15% का डिस्काउंट पा सकते हैं। कोड है लॉजिक15, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। अगर आप ये कोड यूज़ करके जो है सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा टूल है, आप चाहें तो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको जो है बिज़नेस के बारे में और बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और थोड़ा बहुत वैल्यूएशन भी समझ में आया होगा। इसी तरीके की वीडियोस अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे जो है ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।